जॉन पर्किंस ने एक किताब लिखी थी, कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, यानी इकोनॉमी के कातिल का इकबाल जुर्म। ये किताब कभी इमरान खान को बहुत पसंद थी। वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले वो अक्सर टॉक शोज़ में इसका जिक्र किया करते थे और इसहाक डार साहब पर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि वो पाकिस्तानी इकोनॉमी के कातिल हैं। इस किताब में जॉन पर्किंस ने कहा था कि अमेरिका वर्ल्ड बैंक और यूएस एड के ज़रिए छोटे या गरीब मुल्कों को ट्रैप कर लेता है। वो छोटे मुल्कों में एक छोटी सी एलीट क्लास को पैसे के ज़रिए हर रिसोर्स पर कंट्रोल दे देता है। फिर गरीब आवाम गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, जबकि अमीर एलीट अपनी बादशाहत कायम करने के लिए अमेरिका की हर बात माने जाते हैं और इनडायरेक्टली आधी से ज़्यादा दुनिया पर ऐसे अमेरिका ने अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। यानी बज़ाहिर तो मुल्क खुद मुख्तार लगते हैं और अपने लोगों की हुकूमत होती है, लेकिन असल में वो सब अमेरिका के चेले होते हैं और असल हुकूमत अमेरिका की ही होती है। बहुत से लोगों को ये कहानी पाकिस्तान की ही लगती है। अब देखें ना, फूड प्रोड्यूसर में पाकिस्तान कितना बड़ा मुल्क है, लेकिन अजीब बात तो ये है कि हलाल फूड एक्सपोर्ट्स में हम कहीं भी नहीं आते। हम तो क्या, कुछ साल पहले तक कोई भी इस्लामी मुल्क 10 बड़े हलाल फूड एक्सपोर्टर्स में कहीं नहीं आता था। अब कहीं जाकर तुर्की कहीं 8वें नंबर पर आता है। भारत, ब्राज़ील और अमेरिका सबसे बड़े हलाल फूड एक्सपोर्टर्स में से एक हैं और पाकिस्तान कहीं भी नहीं है, हालांकि पाकिस्तान को होना चाहिए था। पाकिस्तान में पानी से 60,000 मेगावाट बिजली बननी चाहिए, लेकिन हम बना रहे हैं 7,000 मेगावाट। पानी से बनी हुई बिजली वैसे भी सस्ती पड़ती है, तकरीबन 1 से 2 रुपये फ़ी यूनिट में, लेकिन हम बिजली बना रहे हैं तेल से, जो 20 रुपये फ़ी यूनिट पड़ रही है। ऊपर से तेल और गैस तो हमें बाहर से ख़रीदना पड़ता है, रुपए की वैल्यू गिरती है, डॉलर महंगा होता है। लेकिन 75 साल से पानी हमारे पास बहुत ज़्यादा था। अगर डैम नहीं बनाए थे तो फिर हम पानी का करते क्या थे? करना क्या है, वो हम समंदर में फेंक देते थे। ये नहीं कि दिमाग ख़राब हो जाता है अपने मुल्क की पॉलिसीज़ देखकर। आखिर पाकिस्तान ऐसी पॉलिसीज़ क्यों बनाता रहा है? क्या हमारे लीडर ही इतने बेवकूफ़ हैं या ये एक सोची समझी साजिश के मुताबिक हो रहा है? और क्या अब मुल्क बनने के 75 साल बाद हम ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? क्या सीपैक, सऊदी अरब या अमेरिका हमारे हालात बेहतर बनाएंगे, या फिर हालात इतने बुरे हैं ही नहीं जितने हमें नज़र आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमें हर जगह पर साजिश ही नज़र आती रहती है? हालांकि आज के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो सब इन्हीं हालात से होकर गुजरे हैं। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सारा माजरा है क्या, आइए जानते हैं। मैं हूँ नुमान आबिद। शायद जब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा तो आपको यूँ लगा होगा कि मौजूदा जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसकी वजह से इकॉनमी पर क्या असर पड़ रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। या फिर पाकिस्तान ने गुज़श्ता कुछ अरसे में जो अंधाधुंध कर्जे लिए हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन मैं कहीं और चला गया। क्या करूँ, मजबूरी है। जब मुश्किल को हम ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो असल मसला समझ ही नहीं आता। हम ये कह देते हैं कि जो हुआ फ़लाने की वजह से हुआ। बात इतनी सिंपल नहीं होती। तो आएँ ज़रा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि गेम असल में है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्ज़ों की। पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत कॉमन है और हर जगह पर ये बात याद करवाई जाती है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा 1 लाख पाकिस्तानी रुपयों का कर्जदार है। ख़ास तौर पर एक चीज़ का बहुत जिक्र रहा है, जिसमें अमेरिका और भारतीय मीडिया ने ये शोर मचाए रखा है कि सीपैक असल में पाकिस्तान का दुश्मन है और असल में यही वो चीनी कर्जे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। आमतौर पर कहा यह जाता है कि चीन ने पहले कर्जा दिया पाकिस्तान को, और जब पाकिस्तान वो कर्जा चुका नहीं सकेगा तो चीन पाकिस्तानी इदारों, सड़कों और काफ़ी जगहों पर कब्ज़ा कर लेगा। श्रीलंका की हिम्बनटोटा पोर्ट की मिसाल दी जाती है कि वहाँ पर भी यही हुआ था और अब अक्सर यही कहा जाता है कि पाकिस्तान का भी फ्यूचर में यही हाल होगा। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान ने काफ़ी कर्जे लिए हैं। 2020 में हालत ये थी कि हमारी डेट टू जीडीपी रेशो 88% पर थी और हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्कों के हिसाब से ये लीथल है। ये बात ठीक है कि पुराने दौर के मुकाबले में चीन से कर्ज़ों का शेयर बढ़ा है, लेकिन ज़्यादातर कर्ज़े बिजली पैदा करने के शोबे में हैं और अब भी ये कर्ज़े इतने ज़्यादा नहीं हैं कि आप घबरा जाएँ। दूसरी तरफ अगर देखें कि चीन की तरफ से पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी गुज़श्ता बरसों में ज़्यादा हुई है। हमारा असल मसला चीन का कर्जा नहीं है, बल्कि कर्जा लेने की आदत है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि चीन हमें कर्जा दे रहा है और किसी जाल में जकड़ रहा है और हम कभी इन कर्ज़ों से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। मसला ये है कि हमें कर्जा लेने की आदत पड़ चुकी है और काम करने की आदत है नहीं। तो आएँ ज़रा इस मसले को समझते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो यहाँ पर कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं थी। एक ही बड़ी इंडस्ट्री थी, एग्रीकल्चर। शुरू में तो अवामी जज्बे और करप्शन की अदम मौजूदगी की वजह से तरक्की रही। शुरू से ही पाकिस्तान 5% के करीब की ग्रोथ रजिस्टर करने लगा।
फिर 1950s में पहली बार पाकिस्तान की सनत को तरक्की दी गई। 1954 में मोहम्मद अली बोगरा के दौर में पाकिस्तान 10% की ग्रोथ को भी पार कर गया। 1955 से पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन यानी रूसी अंदाज के 5 ईयर प्लान्स भी तरतीब देने शुरू कर दिए। 1958 में फ़िरोज़ खान नून की हुकूमत ने ओमान की हुकूमत से ग्वादर ख़रीदा था। पाकिस्तान को उस वक्त ही अंदाज़ा हो गया था कि ग्वादर कितना कीमती हो सकता है। बाय द वे, ग्वादर खरीदने वाली कहानी जानने के लिए आप हमारी ग्वादर की वीडियो देख सकते हैं। तो भाई 100 बातों की एक बात है कि उस वक्त पाकिस्तान ने बहुत तेज़ी से तरक्की की थी और सनतें यानी इंडस्ट्रीज़ लगाई थी ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। उस वक्त पाकिस्तान की अपनी इकानमी के बारे में डायरेक्शन बिल्कुल ठीक समत में जा रही थी। उस वक्त ज़्यादातर हुकूमत वो लोग चला रहे थे जो तहरीक पाकिस्तान के बड़े बड़े कारकुन रह चुके थे। वो उस तरह से करप्ट नहीं थे जिस तरह शायद आज के हमारे सियासतदान हैं, और शायद यही वजह है कि उन्हें मुल्क को तरक्की देने की फ़िक्र लगी रहती थी। 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा का मार्शल लॉ लगा। इसी लगे लगाए मार्शल लॉ में अयूब खान ने टेक ओवर किया और सिकंदर मिर्ज़ा को भी फारग कर दिया। जनरल अयूब के दौर में बहुत सी अच्छी बुरी चीज़ें हुईं, लेकिन बहरहाल इकानमी चलती रही। हत्ता कि 1965 में जब पाकिस्तान ने एक बड़ी जंग लड़ी, इसी साल हमारी GDP ग्रोथ 10% की थी। यानी जब करप्शन कम हो तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तरक्की कोई नहीं रोक सकता। 1960s आखिरी वक्त था जब पाकिस्तान का अच्छा दौर था। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान रीजन का सबसे अमीर मुल्क था। रीजन में स्पेस में जाने वाला मुल्क था। दुबई कराची बनने का ख्वाब देखा करता था। सारी दुनिया से टूरिस्ट पाकिस्तान आते थे। पाकिस्तान जर्मनी को कर्जे देता था। पाकिस्तान सदर का अमेरिका में ऐसा इस्तकबाल होता था जैसे इनका दामाद आया हो। लगता यूँ था कि 50 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान दुनिया में इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्कों में से एक होगा। फिर आया दौर 1970s का। पहले तो सियासी लड़ाई इतनी शदीद हुई कि कमाल हो गया। अवामी लीग इलेक्शन जीती, मगर भुट्टो साहब और मगरबी पाकिस्तान की सारी एलीट ज़िद पकड़ गई। और वो ज़िद ये थी कि भाई मशरकी पाकिस्तान वाले को हम वज़ीर आज़म कैसे बना सकते हैं। हमने तो खुद पिछले 20 साल से मशरकी पाकिस्तान को तंग करके रखा हुआ है। वहाँ का वज़ीर आज़म अब अगर आ गया तो वो हमें तंग कर देगा। ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। मशरकी पाकिस्तान में शदीद एहतजाज शुरू हो गया। वो समझ गए थे कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान हमें हुकूमत नहीं देने वाली। पब्लिक अपनी ही पुलिस और फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गई। खाना जंगी शुरू हो गई। मशरकी पाकिस्तान की आवाम ने अपनी ही फ़ौज पर हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तान आर्मी ने जवाब में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। अब सच्ची बात तो ये है कि चाहे आपकी फ़ौज कितनी ही तगड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपनी ही पब्लिक के ख़िलाफ़ उसे डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। और आखिर यही हुआ। एक वक्त आया जब हमने हालात इतने बिगाड़े कि भारत ने मौका देखा और हमला कर दिया। जंग 2 हफ्ते भी नहीं चली, पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त हुई। मगरबी पाकिस्तान यानी आज जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ से तो हमने इंडिया के इलाके कब्जे में ले लिए, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में भारत की जीत हुई। हमारे जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाज़ी अलमरूफ जनरल AA नियाज़ी ने भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले। सारी फौज ने हथियार डाले और अपनी गिरफ्तारी पेश की। और फिर बचे हुए आधे पाकिस्तान में यानी कि आज का मौजूदा पाकिस्तान, उसमें भुट्टो साहब ने अपनी हुकूमत संभाली। और उस वक्त महंगाई की एक शदीद लहर उठी। इकानमी की पहले ही बैंड बज चुकी थी, ऊपर से भुट्टो साहब ने एक इंतहाई गलत फैसला ले लिया। 1970s में पाकिस्तान में सोशलिस्ट तहरीकें चल रही थी। फैज़ अहमद फैज़ और बहुत से दूसरे इंटेलेक्चुअल्स सोशलिस्ट सोच को फैला रहे थे। भुट्टो साहब ने भी पाकिस्तान की प्रो अमेरिका पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उन्होंने नारा लगाया था कि सोशलिज्म हमारी मईशत होगी। वो अपने आप को चेयरमैन भुट्टो कहलाना पसंद करते थे, जैसे चीन में चेयरमैन माओ थे। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। मुल्क के बहुत से बड़े बड़े प्राइवेट इदारे जिसमें मुख्तलिफ कारखाने थे, बैंक थे, हत्ता के स्कूल्स भी थे, सबको नेशनलाइज कर लिया। यानी ये कहा कि अब हुकूमत इन्हें चलाएगी। मालिकान को थोड़े बहुत पैसे देकर फ़ारग कर दिया गया। भुट्टो साहब का कहना यह था कि प्राइवेट इदारे प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और अगर वही इदारे पाकिस्तान की हुकूमत में रहते हुए काम करेंगे तो पाकिस्तान की सारी पब्लिक का फ़ायदा होगा। लेकिन हुआ ये कि जब ये इदारे हमारे सरकारी अफसरों के हाथों में गए तो फिर इन इदारों का भी वही हाल हुआ जो आज पाकिस्तान का हुआ पड़ा है। एक तरफ तो मुल्क टूटने की वजह से तारीख़ में सबसे ज़्यादा महंगाई की लहर आई, ऊपर से इदारे हुकूमती हाथों में चले गए और वो भी तबाह होकर रह गए। इन सब पर मज़ीद ये हुआ कि बड़ी बड़ी जितनी भी पोस्ट थी उन पर प्लेसमेंट के लिए एक मेयार बन गया कि आप पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं या नहीं। उस वक्त सियासी बुनियाद पर नौकरी देने की जो बुनियाद पड़ी वो आज तक चलती ही आ रही है। यानी कि शदीद महंगाई हो गई, इदारे तबाह हो गए और जो इन्वेस्टर लोग थे उनका पाकिस्तान की हुकूमत पर वैसे ही एतबार उठ गया।
ان کا ماننا یہ تھا کہ بھائی اگر ہمارا کام اچھا چل گیا تو حکومت آ کر اس پر قبضہ کر لے گی اور جتنی بڑی پوسٹیں ہیں اس پر اپنے لوگ بٹھا دے گی۔ مگر بھٹو آج بھی زندہ ہیں کیونکہ وہ اپنی پارٹی کے جیالوں کو بہت نوازتے ہیں۔ پاکستان جب سے بنا تھا تب سے لے کر بھٹو صاحب کے آنے تک پاکستان کی اکانومی بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن 1970s کے بعد پاکستان کی اکانومی بری طرح لڑکھڑا گئی۔ 1970s سے جو ہم نے اندھا دھند قرضے لینے شروع کیے ہیں وہ آج تک ختم نہیں کیے۔ صرف مشرف صاحب کے دور میں اور ریسنٹلی پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان سے قرضوں کا بوجھ کم ہوا ہے، ورنہ تو ہماری حکومتوں نے کبھی بھی پیسے کمانے کی کوشش نہیں کی، صرف قرضہ ہی لیا ہے۔ شاید اس لیے عمران خان صاحب نے شوکت ترین اور حفیظ شیخ صاحب کو دوبارہ خزانہ کا چارج دیا تھا، لیکن خان صاحب پیپلز پارٹی کی طرح ملک میں شدید مہنگائی کرنے پر راضی نہیں ہو رہے تھے، اس لیے قرضے بھی کم نہ ہوئے، اور ظاہر ہے بے انتہا مہنگائی کر کے قرضے تھوڑے سے کم کر لینا بھی کوئی کمال نہیں۔ خیر، بات ہو رہی تھی بھٹو صاحب اور ان کی نیشنلائزیشن پالیسیز کی۔ بھٹو صاحب کے چاہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب تو ملک کا اچھا ہی چاہتے تھے، لیکن بیوروکریسی کی مدد نہیں ملی، فوج نے پوری طرح کام کرنے نہیں دیا، اور اصل میں ہمیں سزا ملی نیوکلیئر پروگرام شروع کرنے کی۔ شاید یہ سب فیکٹر اپنی جگہ پر درست ہیں۔ نہ امریکہ بھٹو صاحب سے خوش تھا، سوشلسٹ سوچ اور نیوکلیئر پروگرام شروع کرنا، یہ دونوں باتیں ہی امریکہ کو پسند نہیں تھی۔ اس وقت جو بیوروکریسی تھی اس کو بھی بھٹو صاحب کا انداز حکومت پسند نہیں تھا، کیونکہ شاید اس وقت کی بیوروکریسی تھوڑا سا پروفیشنل کام کرنے والے لوگ تھے اور انہیں سیاست کی بنیاد پر ترقی کرنے کی عادت نہیں تھی۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہونے جا رہی تھی تو نہ امریکہ نے شور مچایا، نہ ملک کے اندر سے بیوروکریسی نے، نہ انڈسٹریلسٹ نے، نہ صنعت کاروں نے، اور نہ ہی کسی اور بندے نے شور مچایا کہ پھانسی کو روکا جائے یا کیوں دی جا رہی ہے۔ اور آخر ہوا یہ کہ بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے۔ پبلک بھی آخری دنوں تک بھٹو صاحب سے بہت تنگ آ چکی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پر غیر اسلامی ہونے کی امیج بن چکی تھی، اور مہنگائی بھی وہ بہت زیادہ کر چکے تھے۔ بھٹو صاحب کی حکومت فارغ کر کے جنرل ضیاء نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ عام طور پر فوج کے دور میں اکانومی پر توجہ دی جاتی ہے، مگر جنرل ضیاء کے دور میں ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ افغانستان میں جنگ لگی ہوئی تھی۔ پاکستان کو اس جنگ کی آڑ میں نیوکلیئر ڈیولپمنٹ اور فارن ایڈ ڈالر کمانے کی پڑی ہوئی تھی۔ انڈسٹری کو بہتر بنانا، ایجوکیشن سیکٹر کو اور ہیلتھ سیکٹر کو بہتر بنانا اپنی پریورٹیز میں تھا ہی نہیں۔ جنرل ضیاء پر بھی ہم نے ایک زبردست بیوگرافی بنائی ہوئی ہے، اگر آپ اس بندے سے محبت یا نفرت یا کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس کے بعد 1990s میں 2 ادوار بینظیر کے اور 2 ادوار نواز شریف کے ہیں۔ اس وقت کے بارے میں تو کچھ نہ ہی کہا جائے تو بہتر ہے، جتنی گندی سیاست اس دور میں ہوئی شاید ہی کسی دور میں ہوئی ہو۔ بینظیر بھٹو کی گھٹیا تصویر بنا کے تقسیم کروائی جاتی تھی کہ یہ عورت تو ایسی ہے ویسی ہے، اور دوسری طرف مریم نواز اور شہباز شریف پر ایسے الزامات لگتے تھے۔ ایک ہی حکومت آتی تو وہ دوسرے پر اندھا دھند الزام لگا کر جیل میں ڈال دیتا۔ پرانی ساری بیوروکریسی کو کھڈے لائن لگا کر اپنے سارے بندے بیوروکریسی کی ٹاپ سیٹوں پر بٹھا دیے جاتے ہیں۔ ہر سرکاری نوکری بکنے لگتی، ہر کام رشوت اور طاقت سے ہونے لگتا۔ میرٹھ کا اصل قتل تو انہی 10 سالوں میں ہوا ہے۔ 1989 سے لے کر 99 تک ملک کا جتنا بیڑا غرق ہوا ہے، اللہ نہ ہی کرے دوبارہ ایسا ہو۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مشرف صاحب میں بہت سی خرابیاں تھیں، اور اپنی صدارت کے آخری 2 سال میں انہوں نے ایک کے اوپر ایک بیوقوفی کی، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی جو ہم نے ترقی ہوتی ہوئی دیکھی ہے وہ مشرف کے دور میں ہی ہوتی ہوئی دیکھی ہے۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی تھی کہ مشرف صاحب کے دور میں پاکستان سے کچھ ارب ڈالر کا قرضہ کم ہوا تھا، مگر مہنگائی کی کوئی بھی شدید لہر نہیں آئی تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس وقت امریکہ کو ہماری مدد کی شدید ضرورت تھی، اس لیے وہ ہمیں ڈالر دے رہا تھا۔ دوسری طرف مشرف صاحب کا اصل کمال یہ تھا پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم کرنا، جو کہ میرے حساب میں ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی، یعنی میڈ ان پاکستان چیزیں زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی تھیں جبکہ امپورٹس کی قیمت کم تھی۔ پاکستان کی کمائی زیادہ تھی، خرچہ کم تھا۔ 2002 اور 2003 2 سال ایسے گزرے تھے جب پاکستان واقعی قرضوں سے باہر نکل رہا تھا، کمائی کر کے، مہنگائی کر کے نہیں۔ ٹریڈ سرپلس ہونے کی وجہ سے ہی اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی مائنس میں نہیں تھا، سرپلس میں تھا، اور اس سب کے ساتھ ساتھ 7% کی GDP گروتھ بھی تھی، یعنی ترقی بھی چل رہی تھی۔ ٹیکنالوجی پر زور رکھنا، اندھا دھند یونیورسٹیز کھولنا، اسپیس پروگرام کو بہتر کرنا، موبائل کے لائسنس، سیٹلائٹ ٹی وی، براڈ بینڈ انٹرنیٹ۔ مشرف صاحب کے دور میں بیسیکلی پاکستان 21ویں صدی میں داخل ہوا تھا۔
मगर फिर सारी दुनिया में तेल की कीमतें चढ़ना शुरू हो गईं और महंगाई होना शुरू हो गई। ये वो वक्त था जब मुशर्रफ के दौर का काम ख़राब होना शुरू हुआ और लोगों ने मुशर्रफ साहब को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुशर्रफ साहब की पर्सनैलिटी में एक ख़ास किस्म का एटीट्यूड था जो बज़ाहिर तकब्बुर लगता था और लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी। और फिर महंगाई की वजह से भी मुशर्रफ साहब थोड़ा सा घबरा गए और बेनज़ीर के साथ मिलकर कुछ साजबाज करने की कोशिश करने लगे। दूसरी तरफ वकीलों को अपने खिलाफ कर लिया, लाल मस्जिद पर हमला करवा के मजहबी हलकों को भी अपने खिलाफ कर लिया और मुल्क में एक भयानक दहशतगर्दी की लहर शुरू हो गई और फिर सब कुछ ख़राब होता चला गया। बलोच सरदारों के साथ इनका सलूक, सियासत से नासमझी, पूरी दुनिया में होने वाली महंगाई इनको ले डूबी और आखिर हुआ ये कि मुशर्रफ साहब ने इस्तीफ़ा दिया और मुल्क छोड़कर चले गए। 2008 में मुशर्रफ साहब के इस्तीफ़े के बाद फिर पहले पीपल्स पार्टी का दौर आया। शदीद महंगाई, करप्शन, दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का दौर। उसके बाद नवाज शरीफ का दौर आया। करप्शन वैसी ही रही, कर्जे भी वैसे ही रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहा। अलबत्ता चीन ने सीपैक की ऑफ़र करवाई और जनरल राहील ने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए इस प्रोजेक्ट पर जोर दिया। मगर फिर नवाज शरीफ को जब सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया तो मियाँ साहब फ़ौज के पीछे पड़ गए कि असल में सुप्रीम कोर्ट के पीछे आप हैं और जवाब दें। बेइंतहा वादे किए हुए थे इमरान खान ने, लेकिन अफसोस के दरख्त लगाने के अलावा कोई भी पूरा ना हो सका और कई जगह पर तो उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई। शहबाज शरीफ साहब कई इलाकों में पटवारी वाला सिस्टम ख़त्म करके लैंड सिस्टम को कंप्यूटराइज कर गए थे, लेकिन इन साहब ने फिर पटवारी सिस्टम दोबारा बहाल कर दिया। कर्जे ख़त्म करने थे, उल्टे बहुत ज़्यादा कर्जे उठा लिए और उठाए ही जा रहे थे। VIP कल्चर ख़त्म करने का शौक़ था, लेकिन मज़ीद बढ़ा दिया। उस्मान बुज़दार साहब को तो इतना शौक़ था प्रोटोकॉल का कि उनकी वजह से इमरान खान को काफ़ी दफ़ा जलील होना पड़ा और आज भी हो रहे हैं। खान साहब के चाहने वाले तो ये कहते हैं कि भाई 50 साल का गंद है, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म होगा। भाई ठीक है, इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए कुछ काम तो शुरू होने चाहिए। वो काम शुरू होते हुए नज़र नहीं आए। खान साहब को ये समझ आते हुए बहुत देर हो गई कि अगर नदीम अफजल चंद, फिरदौस आशिकावान, राजा रियाज और इन जैसे लोगों को लेकर आप हुकूमत बनाएंगे तो जाहिर है ये लोग वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे पुरानी हुकूमतें करती थीं। वो भी जलील होते थे, आप भी जलील होंगे। आज पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। हमारे सर पर डेट ही डेट हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां से ये लगता हो कि 10 से 15 लाख नौकरियां पैदा हो जाएंगी। आपने एक सॉफ्टवेयर की कंपनी बनानी हो तो 6 मुख्तलिफ इदारों से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जगह जगह पर रिश्वत देनी पड़ती है। और फिर ये होता यूँ है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लेकर दुबई में जाकर अपनी कंपनी बना लेते हैं। उसकी वजह यह है कि भाई कम से कम यहाँ पर पाकिस्तान की तरह हुकूमत तंग तो नहीं करेगी, रिश्वत तो नहीं देनी पड़ेगी, करप्शन तो नहीं होगी। पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स $3 अरब के करीब हैं। भारत की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स $133 अरब के करीब हैं। कंपेयर करें तो इसी साल सऊदी अरब की ऑयल एक्सपोर्ट्स $161 अरब की थी। यानी सॉफ्टवेयर इज़ द न्यू ऑयल। लेकिन लोटों के ऊपर खड़ी हुकूमत बेहतरी का नहीं सोच सकती। हमारा मसला IMF, चीन, FATF, सऊदी अरब या अमेरिका नहीं है। हमारा असल मसला ये है कि हमें कर्जा लेने की आदत पड़ चुकी है, मांगने की आदत पड़ चुकी है और ये आदत हमें पड़ी है करप्शन की वजह से। हमारे यहाँ परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान में हर सरकारी नौकरी फॉर सेल है। असम्बली का हर मेंबर करोड़ों रुपए लगाता है तो जीतने के लायक होता है और इसके साथ साथ थोड़ी बहुत गुंडागर्दी भी करनी पड़ती है। जब हर सरकारी अफसर या हर फैसला साज बंदा पैसे लगाकर किसी जगह पर पहुँचेगा तो जाहिर है वो अपने पैसे पूरे तो करेगा, वो चाहे किसी भी तरीके से करे। एक बंदा जो रिश्वत देकर किसी मुकाम पर पहुंचा है ताकि वहां पर बैठकर खुद रिश्वत ले सके, वो बंदा मुल्क की तरक्की के लिए क्या खाक सोचेगा। हमारे जैसे मुल्कों में तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि गरीब लोग वकील करते हैं और अमीर लोग जज कर लेते हैं। मैंने ये सब बातें परसेप्शन की है। जाहिर है इस तरह की रिश्वतों की, गुंडागर्दी की कोई रसीद तो होती नहीं है, मगर परसेप्शन भी किसी वजह से ही होती है। अगर आज डेनमार्क या जर्मनी की ये परसेप्शन है कि वहाँ पर रिश्वत बहुत कम चलती है तो पाकिस्तान की ये परसेप्शन है कि यहाँ पर रिश्वत बहुत ज़्यादा चलती है। जब पूरा निज़ाम ही बिगड़ा हो तो फिर कोई भी पूरे निज़ाम से पंगा लेने की हिम्मत नहीं रखता। इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म बनने से पहले यही कहा करते थे कि मैं पूरा निज़ाम ठीक करके रख दूँगा, लेकिन जब वज़ीर आज़म बने तो फिर उन्होंने इस निज़ाम से पंगा नहीं लिया बल्कि चुप करके बैठ गए। और जाहिर सी बात है कि पुराने लोटों और पुराने निज़ाम के कंधों पर खड़े होकर आप इस निज़ाम को बेहतर तो नहीं कर सकते। यू हैव टू ब्रेक द व्हील। फ़िलहाल पूरे चक्कर को तोड़ने वाली कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद है कि ऐसी ऑप्शन ज़रूर नज़र आएगी और जब भी नज़र आई मैं भी इसका साथ दूंगा, आप भी ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।